अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। आज रेड जोन में बात होगी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की सियासत की। चूंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, सियासी पार्टीज इन एक्शन हैं। आज तमाम तर नजरें रेड जोन पर रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, NQM और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो कर्जे हैं वो खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। IMF ने मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर पाकिस्तान को पॉलिसीज बनाने का मुतालिबा कर दिया है और ये सख्त तरीन पॉलिसीज होंगी। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ पैनल पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले ख्वाजा मतीन साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है सनाउल्लाह खान साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। चूंकि 3 माह बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जो इंतखाबात का मुतालिबा काफ़ी अरसे से कर रही थी और ये वही वाहिद जमात थी जिसको पता नहीं था कि इंतखाबात कब होंगे। बहुत सारी सियासी पार्टीज़ ने दावा भी किया कि 15 फरवरी से 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसको नहीं पता था कि कब होंगे। लेकिन अब चूंकि इंतखाबात में जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मैसिव क्रैकडाउन भी हो गया है, लेकिन स्टिल अवाम में मकबूल तरीन जमात तो है। तो सनाउल्लाह खान साहब, क्या वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवालिया निशान आज है या नहीं है? देखें, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगा, ट्विटर पे नज़र आएगा, फेसबुक पे नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल अगर देखें तो उनके जो पार्टी के सरबराह हैं वो कितने दिन से जेल में हैं, तो कितने लोग बाहर निकले हैं और किसने एहतजाज किया है, तो इससे तो वो पार्टी की मकबूलियत का आपको बखूबी अंदाज़ा होता है। तो सोशल मीडिया पर जो है सर्वे कराने से कोई पार्टी बड़ी नहीं होती। आपको याद है कि 2014 में जब कुछ ताकतों ने यह फ़ैसला किया कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना है जी, तो उसके बाद ख़ासकर डॉन लीग्स के बाद तो किस तरीके से जो इलेक्टेबल थे उनको PTI में शामिल किया गया, जहाज़ों में भर भर के लाया जाता था। इसके साथ किस तरह जो मुखालिफ सियासी जमात थे या मुखालिफ सियासी रहनुमा थे उनको मीडिया के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए उनको किस तरीके से बदनाम किया गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए और मीडिया के हवाले से भी मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगी, मीडिया के लोगों को भी उठाया गया। तो पूरा एक जो था, जो आज आपको नज़र आ रहा है उसी तरह का या उससे भी सख्त आप कह सकते हैं, वो 2014 से लेकर 2018 तक भी रहा। और किस तरह इमरान खान जो एक सीट की जमात थी जिसको कहा जाता था, चाहे आप 2008 में रहें, 2013 के इलेक्शन में रहें या उससे पहले जो इलेक्शन हुए, तो इमरान खान ख़ुद ही मियाँ वाली से या किसी और जगह से वो जीत जाते थे बाकी उनके। और उसके बाद 2018 में देखा किस तरह वो फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनी और तहरीक इंसाफ ने वफाक में, पंजाब में और KP में जो है अपनी हुकूमतें बनाई और जो आपको पता है 3.5 साल चल सकी। उसके बाद ख़ुद ही उन्होंने, एक तो वफाक में तो अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी और पंजाब में और KP में जो कुछ हुआ वो भी अब एक तारीख़ का हिस्सा है। तो PTI की जो सियासत है इस वक्त वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रही है। एक्चुअल में PTI के जो लीडरान हैं वो या तो पार्टी को छोड़ चुके हैं जो 2014 के बाद आए थे, या अगर कुछ हैं भी मौजूद तो वो मुल्क से बाहर हैं या रुपोश हैं। ठीक है। तो इलेक्शन में उनके लिए जाना इस सूरत हाल में इतना आसान नहीं होगा और मकबूलियत इलेक्शन में ही नज़र आती है। ठीक है। सोशल मीडिया पर जो मकबूलियत है उसका म्यार हम ये नहीं समझ सकते कि वो कन्वर्ट होगा इलेक्शन की जीत में भी। ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार तक पहुंचना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, और इस क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी देर सस्टेन कर सकेगी? ये जो आपने एक तो लफ्ज़ बोला पहले कि मकबूल तरीन और दूसरा आपने क्रैकडाउन ये देखें, ये जो बंद गली में PTI दाखिल हुई है इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। ये इसके चेयरमैन ख़ुद अपनी पार्टी को जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके ज़रिए अपनी सियासत को बंद गली में लेकर गए हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली भी मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और सर बताइएगा कि पाकिस्तान में अगले 3 माह के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो एक इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ जाएगी और बाकी सेक्टर्स पर इसके बाद क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने मदद किया प्रोग्राम में। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो बतदरीज इस्तेहकाम और मैच्योरिटी और ज़िम्मेदारी की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रोसेस स्लो है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह अभी आपके दूसरे शुरका ने कहा कि हमने तकरीबन 2 साल पहले तो बहुत ही भूचाल देखा स्टेट क्राफ्ट में। तो अब जितना डैमेज हमारे तमाम मामलात में हुआ है, बल्कि इसको मैं कौमी सलामती के हवाले से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखें, जो 2018 से 21 तक तर्ज़ हुकूमत था, उसने हमारे कौमी सलामती के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा किए, जो कि शायद इससे पहले तारीख़ में किसी रियासत की हुकूमत ने इससे पहले खुद पैदा नहीं किए थे। हमारे दुश्मन तो हमारे लिए मसाइल पैदा करते रहे हैं, लेकिन अज़ खुद आपकी कोई हुकूमत जो है, इतने मसाइल शायद किसी ने पैदा नहीं किए। सिर्फ 4 डोमेन्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौमी सलामती के 4 बड़े जो क्रिटिकल चैलेंजेस हमारे सामने आए। ख़ारजा पॉलिसी में आप देखें तो आपको नज़र आता है जो बड़ी पावर्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात को डैमेज किया गया। रूस के साथ भी गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई और अमेरिका के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की गई। अच्छा, फिर आप देखें अरब ममालिक को भी नाराज़ किया गया। अच्छा, फिर जब आप आते हैं कौमी सलामती के हवाले से, देखें काउंटर टेररिज्म के हवाले से इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है कि 500% इज़ाफ़ा हुआ है। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये गलती थी कि जो दहशतगर्द हैं उनको उनसे डायलॉग भी किया गया, उनको स्पेस भी दी गई और उनको खुला छोड़ दिया गया। अब जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुस्तहकम हो गए हैं, मुनज़्ज़म हो गए हैं, और अब उनके साथ जो लड़ाई है वो ज़्यादा मुश्किल हो गई है और ज़्यादा कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ रही हैं। ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला मईशत का है, जो आपके सामने है कि इतना गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ में मईशत को चलाया गया, बहुत ज़्यादा कर्ज़े लिए गए उसके, और डेट रिटायरमेंट का, रिलीफ़ का कोई पॉलिसी नहीं थी। और चौथा पहलू जो है वो अंदाज़े सियासत का है। पॉलिटिकल कल्चर जो है उसको बिल्कुल आपने मोरालिटी से, इखलाक से बालातर कर दिया और आप रियासती इदारों पे हमलावर हो गए और पार्लिमान के अंदर पॉलिसी साजी और मसाइल को हल करने के बजाय रोड पे आके आपने रियासती इदारों पे और दीगर पार्टीज़ के रहनुमाओं के ऊपर एक पर्सनल अटैक शुरू कर दिए, जिसका नुक्ते इंतहा जो था वो आपने देखा कि 9 मई को नज़र आया। तो अब हम अगले 3 माह में, मैं समझता हूँ, बतदरीज हमने पिछले 1.5 साल में भी काफ़ी इन नुकसानात को कम करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस इन चारों डोमेन्स में, आप एक एटमी ताकत हैं, मोहम्मद दुनिया की साहब, 5वीं बड़ी ये कुव्वत है। बताइएगा आपसे कि दुनिया ये जो तवक्को 9 मई करती को है एक कि आप एक फाशिस्ट जो ज़िम्मेदाराना पार्टी अंदाज़ में थी रियासत को उसके तौर चलाएँगे। पर उभर कर सामने आई पीटीआई, अब कहाँ खड़ी है पीटीआई? ये जो मकबूलियत के दावे किए जाते हैं, आए रोज़ हम देखते हैं, कुछ जैली सर्वे भी कराए जाते हैं, अभी इंतखाबात में जाना पीटीआई के लिए कितना मुश्किल और कितना आसान है सर? देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका। मुख्तसरन इसका जवाब ये है कि देखें, पीटीआई की जो पार्टी है, इसके 4 दर्जात हैं या लेवल्स हैं। मैं स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इनके एक मकबूल और एक आइकॉन थे या एक सेलिब्रिटी थे। उसके अराउंड ये पार्टी डेवलप की गई। नंबर 2 के इसके गिर्द एक किचन कैबिनेट थी, जो कि उनके करीब वो हवारी थे जिनसे वो मशवरा लेते थे या जो इनके ऊपर असरअंदाज रखते थे, जो करीब तरीन इनके हवारी थे। और इनकी भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। अच्छा, तीसरा जो लेवल है वो इलेक्टेबल्स का था। तो जिनकी असल में जो फोकस है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की तरफ था, जिनका असल मकसद इक़्तिदार में रहना था, उनकी कोई नज़रियाती सोच या कमिटमेंट इस पार्टी के साथ नहीं थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये पार्टी जो है अवाम में भी मकबूलियत खो रही है, रियासती इदारों के साथ भी मसाइल पैदा कर रही है, आलमी सतह पे भी गैर मकबूल होती जा रही है, तो उन्होंने अपनी राह बदल दी। तो जब ये इलेक्टेबल्स निकल गए और आपको दीगर पार्टीज़ में शामिल होते हुए नज़र आते हैं, आईपीपी में, नून लीग में,
पीपल्स पार्टी में और जमातों में, तो ये इलेक्टेबल्स भी खत्म हो गए। नीचे उनका फैन फॉलोइंग है। अब वो जो फैन फॉलोइंग है, ये पार्टी आपको नाकाम नजर आती है कि अभी इसका कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। इसके कौन से लोग होंगे जिनको टिकट दिए जाएंगे, इनकी हल्का बंदियां कैसे होगी, इनकी इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इस वक्त ये मैं एक जुमले में कहता हूँ, इस पार्टी का शिराजा कंप्लीटली आपको बिखरा हुआ नजर आ रहा है और मजीद बिखर रहा है। तो इस वक्त इस क्लेम को कि जी मेरे चूंकि सोशल मीडिया पे फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, ये तवक्को करना कि इस फॉलोइंग को वो वोट्स में, इलेक्शन कैंपेन में, एक इलेक्शन की स्ट्रैटेजी में और हिकमत अमली में और एक हकीकत पसंदाना अंदाज में भी वो कन्वर्ट कर सकेंगे, रियासती इदारों के ऊपर अपना एतमाद भी बहाल कर सकेंगे, और जिस गैर संजीदा अंदाज में रियासत को उन्होंने चलाया है, उसके डैमेजेस के हवाले से कोई संजीदा अच्छा, और प्रैक्टिकल प्लान भी बना सकेंगे। ये मैं समझता हूँ उनके कैपेसिटी से बाहर है और काफी गैर हकीकत मोहम्मद अली साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपने 4 नाकामियां बताई जो इस हमारे रियासत को, हमारे मुल्क को दरपेश हैं, इकानमी का, सिक्योरिटी का और फॉरेन पॉलिसी लेवल पर, और आपके जो माशरे की तबाही हुई, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अकेले इसके ज़िम्मेदार हैं या वह लोग भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ये बुत तराशे और ये पॉलिसियाँ बनाई? क्या वो भी, उनको भी सामने कटहरे में आना चाहिए जिन्होंने ये सारी तबाही की पॉलिसी तरतीब दी और 2013-14 के बाद एक ऐसी जमात जो जिसका एक MNA होता था 22 सालों से, उसको पार्लियामेंट में लेके आया और उनको हुकूमत दी? बहुत अहम सवाल है। देखें, मैं समझता हूँ कि दोनों का कसूर है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी ऑब्वियसली पार्टी की लीडरशिप पे आयद होती है। अगर उनको गलत और मतलब यानी कि गैर संजीदा मशवरे भी दिए जाएं, तो मतलब उस पर असरअंदाज तो हो रहे हैं वो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात से मेरे जहन में एक और बात भी आती है। अभी जिस तरह आज भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि खबर सामने कि फरा गोगी साहिबा जो हैं वो एक बहुत ही गैर मारूफ एक छोटी सी 3 लाख सवा 3 लाख की आबादी की रियासत की उन्होंने नेशनलिटी ली थी, उसका पासपोर्ट लिया था ताकि वो जो अरबों रुपए का गबन किया गया था इस हुकूमत के दौरान, उसको वो फौरी तौर पे बैरूनी ममालिक पे अकाउंट्स में मुंतकिल कर सकें और कानून के कटहरे से बच सकें। तो बात दरअसल ये है कि ये उसका एक और पहलू है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फैसले का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्टीमेटली उसके बाद उसके ऊपर आती है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको कोई डिस्कस नहीं करता, वो ये है कि देखिए आप वज़ीर आज़म हैं, एक एटमी ताकत के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, और आपने हलफ लिया हुआ है वज़ीर आज़म के आईनी कि जनाब मैं रियासत का वफादार रहूँगा, उसके जो हसास राज हैं वो किसी से गैर मुतल्लिका शख्स से शेयर नहीं करूँगा, अपने ज़ाती मफादात को फैसलों पे असरअंदाज नहीं होने दूँगा। इन तीनों जो हलफ की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वायलेट करते हुए नजर आते हैं, और वज़ीर आज़म और काबीना के ऑफिसेस को ज़ाती मफादात और करप्शन के लिए खुल्लम खुल्ला आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये मामला भी है, लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट लोग इनके साथ शामिल हो गए थे उनके भी दो हिस्से हो गए हैं। एक तो वो है कि उन्होंने देखा कि कश्ती डूब रही है तो उन्होंने दूसरी जगह छलांग लगा सर वो अपॉर्चुनिस्ट फिर आ जाएंगे सिस्टम में सर, वो कई तिहाइयों से वो अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होते हैं। ये जो इस्तेहकाम पार्टी और जो PTI पार्लियामेंटेरियन इस जमात से जो 2 बच्चों ने जन्म लिया है, ये भी कोई इनके वोट बैंक को डेंट डाल सकेंगे? ये जो इस्तेहकाम पार्टी है और जिसको जंगीर तरीन साहब लेकर आए हैं, और जो PTI पार्लियामेंटेरी, अमूमी तौर पे लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी राय मुख्तलिफ है। और उसकी वजह ये है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक से देखें तो ये वो लोग हैं IPP में जो शामिल हुए हैं जो कि इलेक्टेबल्स थे, यानी कि ये इनका वोट बैंक था, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, इनके पास असर रसूख सरमाया और वोट बैंक था, और ये खुद जो है शामिल हुए थे PTI में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंदाजे सियासत पॉलिसीज में उनसे मुशावरत भी नहीं की जाती,
और पॉलिसीज गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना अंदाज ठीक है। में चलाई जा रही थी, तो उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली। तो इनके पास मैं समझता हूँ असर व रसूख, स्टेटस और वोट बैंक है, ठीक है। जिसको ये अलग से अपनी जुदागाना हैसियत में सीट्स में ट्रांसलेट करने ठीक की है जी। कैपेसिटी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद रहे। अभी बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे JUI, MQM, ANP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं अपने दोनों एनालिस्ट की राय जानना चाहूंगी JUI को लेकर कि सर JUI जो है अपना वोट बैंक बहाल कर सकेगी, जो अपना वोट बैंक उसने खोया था एक मरतबा फिर से वो लेने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन PTI के लिए जो हालात बन गए हैं इस वक्त या पैदा कर दिए गए हैं जी, उसके बाद ऑप्शन क्या है? जो ख़ासकर KP के जो वोटर हैं, जो माजी में ANP, JUI या कुछ इलाकों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनको वोट मिलते थे, तो ये इलेक्शन मेरे ख्याल में 2018 और 2013 से ज़रा डिफरेंट होगा। JUI ने, क्योंकि अब उसके इत्तेहादी भी हैं नून लीग के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि उनके साथ उनका इत्तेहाद होगा, तो JUI के लिए हालात उस तरह तो नहीं होंगे जो माजी में होते थे, लेकिन कुछ ना कुछ उनको शेयर ज़रूर मिलेगा इन इलेक्शन के दौरान। और वो माजी की तरह जो वफाक में और KP में अगर मुश्तरका कोई हुकूमतें बनती हैं तो उसमें उनका शेयर लाजमी होगा। तो इसी तरह MQM ने भी 2018 में अपनी सीटें उनकी ख़त्म हो गई थी और ज़्यादातर कराची से MQM ने PTI ने बहुत ज़्यादा सीटें ली थी। तो इस मरतबा जो सूरत हाल है वो PTI के लिए उस तरह नहीं है कराची में भी, और PTI ने कराची में उस तरह काम भी नहीं किए जो लोगों की डिमांड थी, और जो वहाँ पर लोग भी कामयाब हुए थे। आपको याद हो ख्वाजा साहब, वो चंद सौ या चंद हज़ार से PTI के लोग कामयाब हुए थे या कामयाब कराए गए थे, करवाए गए थे, ये लफ्ज़ जी जी बिल्कुल। और तो इस वक्त MQM ने नून लीग के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। आज और भी उनका आपस में भी इत्तेहाद हो गए, जो 3 धड़े आज भी बहादुराबाद नून लीग का जो वफ्द है वो गया है और वहाँ पर उनकी सीट एडजस्टमेंट की और बाकी तमाम बातों पे डिस्कशन हुआ है। अभी मामलात फाइनल नहीं हुए, लेकिन ये है कि 2018 के मुकाबले में JUI और MQM जो है KP से, और वो कराची, हैदराबाद और नवाब शाह और सक्खर वगैरह से अपना जो खोई हुई सीटें हैं उसमें से बेशतर सीटें MQM हासिल कर लेगी। ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि बहाल कर पाएंगे अपना वोट बैंक? JUI फेक की अगर आप सियासत को समझना चाहते हैं तो आपको जमीयत उलमा हिंद की तरफ जाना होगा। इनका वजूद उनके जमीयत उलमा हिंद के वतन से निकला है। ये जो जमात है ये ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जो मुसलमानों ने जद्दोजहद की है उसकी अमीन जमात है। जब पाकिस्तान में जो हिस्सा धड़ा आ गया जिसकी सरबराही मुफ्ती महबूब साहब ने की, वो एक बड़े जहांदीदा सियासतदान रहे हैं, वज़ीर-ए-आला रहे हैं KP के, और भुट्टो दौर में वो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। अब जब उनकी वफ़ात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब के पास इनकी ज़माम कार आई है जब से JUI फेक की, तो आपको याद होगा, तारीख पढ़ने वाले जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान वो लीडर हैं जिन्होंने ज़िया के मार्शल लॉ के दौर में पीपल्स पार्टी ने तो जेलें काटी, उनके लोगों ने जो सबसे ज़्यादा जेल काटी और जदोजहद की वो मौलाना फजल रहमान हैं। उनका वोट बैंक ख़त्म किया आकर PTI ने 2 मरतबा हुकूमत बनाई और सुकड़ गया था। इस बार मौलाना, आपको याद होगा कि जब अभी माजी करीब में जब फाशिस्ट हुकूमत इमरान खान की नीम आमरीत भी कह सकते हैं उसे, उसको जिस तरह जितनी जुर्रत और दिलेरी के साथ ललकारा था फजल रहमान साहब ने, लेकिन आज भी वो देखिए मुतालबा करते नज़र आते हैं कि ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुकाबले का। सनाउल्लाह साहब तो वो कह रहे हैं कि ज़रा मेरे जाने के बाद उनको समर भी तो उसका बहुत मिला ना, समर में बहुत मिला। उनका एक बेटा वफाकी वजीर था, जब इत्तेहाद में आते उनके समधी गवर्नर KP के थे, उनके भाई एक KP असम्बली में कायदे अवान थे, और इस तरह के लीडर ऑफ अपोजिशन के पार्लियामेंट जब वो उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बने, अदम इत्तेमाद कामयाब हुई, तो उनके लोगों ने बनना था ना। ये आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ाम मौलाना पर लगते रहते हैं कि जी वो उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, जुस्से से ज़्यादा ले जाते हैं मौलाना। लेकिन ये उनकी सियासी बसीरत में समझता हूँ। अच्छा, मौलाना की सियासी बसीरत है, वो उनका एक 2 सूबों में वोट बैंक है, वो हमेशा अपना उसके मुताबिक वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के इत्तेहादी रहे, नवाज शरीफ के भी इत्तेहादी रहे। उनकी सियासत इस तरह की है, वो पावर पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी है मौलाना फजल रहमान, हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। MQM ने
एमकेएम का थोड़ा तरीकी वाला देना बड़ा जरूरी है। ये एमकेएम ने भी इत्तेहाद भी कर लिए नून वो लीग के मोहम्मद साथ। अली साहब हमें बता के नहीं गए, मैंने उनसे पूछा भी था कि जनाब वो अब एमकेएम ये जो 2014 के बाद आया कि या खाली तहरीक इंसाफ की जमात जिम्मेदार थी या जो नहीं, उन्होंने कहा है जिम्मेदार वो भी उनको उन्होंने नहीं ज्यादा जिम्मेदार वही थे जी, बस नहीं, जल्दी चलो से इस पे ये जिन्होंने ये तजर्बा किया इस मुल्क इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन जिन्होंने अपना कंधा पेश ख्वाजा किया था साहब, वो भी डिलीवर नहीं कर ख्वाजा साहब सके। जल्दी से ये बताइएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। एमकेएम जो थी ना, एमकेएम के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी जनरल ज़िया उल हक साहब के मार्शल का तोहफा है। ये पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए बनाया गया। जिस तरह आज पीटीआई एक फाशिस्ट पार्टी का रूप धार गई है, वो कायदे तहरीक रोज वहाँ अपनी तकरीरें करते थे, मार दाड़ होती थी, ठीक है। वो भी एक फाशिस्ट पार्टी का रूप धारी। ठीक है, फिर उनकी पार्टी लेकिन 3 अब हिस्सों है में तो तकसीम हुई। हकीकत ना बस ख्वाजा शॉर्टली साहब, ख्वाजा ओहो, साहब ये मैंने बताएं। कब कहा नहीं हकीकत हजरत, पिछले इलेक्शन में ये 3 हिस्सों में आप तकसीम हो गई, देखें, अभी दोबारा आप उनमें इत्तेहाद देखें हो गया जब है। ठीक है। अभी नून लीग उनसे जब बात करने जा रही है तो आपको अंदाजा हो सकता है कि किस लिए जा रही है, कौन उनको कह रहा ये है, यकतरफा क्या मोहब्बत आगे नहीं प्लान है। यकतरफा ख्वाजा मोहब्बत साहब, नहीं बस शॉर्टली है, मुझे ये दो बताइएगा तरफा क्योंकि वक्त मोहब्बत बहुत कम है। वो नून लीग के साय आतफत तो के जरिए आप कह रहे हैं दोनों तरफ से प्रेशर है, ये आपका तर्जुमा आपने तशरीह ख्वाजा आपने साहब, की है, मैंने साया आतफत में मतलब आकर करीब लाने के लिए दोनों तरफ से प्रेशर है। नून लीग के साया आतफत में आकर वो आने वाली हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको एक तरीकी बात बताने लगा हूँ, यह पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो हर हुकूमत का हिस्सा रही है, कभी अपोजिशन में नहीं रही। जी ख्वाजा साहब, फरमाइए। मैं आपसे ये पूछना चाह जी, रही हूँ फरमाइए मैडम। कि चूंकि अब नून लीग से इत्तेहाद हो गया है, कराची में जो एमक्यूएम है उसको नून लीग से इत्तेहाद का कितना फ़ायदा होगा या नून लीग को एमक्यूएम से इत्तेहाद का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कराची की आवाम के कभी भी चॉइस नहीं रहे हैं पिछले 3 इंतखाबात में नून लीग, तो एमक्यूएम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत शॉर्टली इसका आंसर कीजिए। एमक्यूएम को फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है जी। उनको ये नज़र आ रहा है एमक्यूएम को, वो कभी हुकूमत से बाहर नहीं रही है एमक्यूएम, उनको ये नज़र आ रहा है कि आगे वफाक में जो हुकूमत बनने जा रही है वो नून लीग बना रही है, ठीक है। वो उससे अभी से उसके अलाई बन जाएंगे ताकि कुछ उनको शेयर मिल जाए वहाँ, और जो अपना वो खोया हुआ मैंडेट है वो किसी हद तक वापस ले सकें। लोगों की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो नफ्सियात होती ये है, बस उसमें यही भी ख्याल लोग है, ये भी सोचते हुकूमत का हैं, हिस्सा बनना है बस। एक हवा चल रही होती है ना कि People's- किसकी हुकूमत है, ठीक तो है। उससे भी इम्पैक्ट आता है वोटर्स पर ठीक है। कि भाई ये तो एक हवा चल रही है, और लोगों को पता होता है पाकिस्तान में जो हवा चल रही होती है वो हवा किस ठीक है। तरफ से होती है और क्यों होती है। ठीक है जी, तो अभी हम- लोग कुछ परसेंटेज उस तरफ भी जाती मैं है और कहता हूं कि एमक्यूएम को उसका फायदा होगा। थोड़ी सी एनपी की बात कर लें। सर बड़ी वक्त करीब हमारे है। पास बहुत वक्त कम है, कम है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त कर्जे एक खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, और फिर आईएमएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर पाकिस्तान को सख्त पॉलिसीज बनाने का इंदिया क्यों दिया है। एक ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्जों के हवाले से, चूंकि पाकिस्तान ने माली और माशी मसाइल से निकलने के लिए बारहा कर्जे लिए हैं, और सनाउल्लाह खान साहब, अब ये कर्जे जो हैं ये ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। अब इसको आगे आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए अरीज, मैं तो जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये कर्ज़ों की जो सूरत हाल है जो स्टेट बैंक ने अभी रिलीज़ की है 30 सितंबर तक, ये इंतहाई क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन आप कह सकते हैं। 78,000 अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर 40 से 44 अरब रुपए इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और इसकी वजह से जो हमारी डेट सर्विसिंग है, जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है, वो 8,500 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है सालाना। इसका मतलब ये है कि टोटल जो हम एफबीआर का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, तकरीबन वो सारा का सारा हमें कर्ज़ों की अदायगी पे अदा करना है, और उसमें से तो आधे 60% वैसे ही सूबों को चले जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हमारी इकानमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए सबसे ख़तरनाक मैं समझता हूँ सूरत हाल है। इससे निमटने के लिए, और किसी भी माजी की 3-4 हुकूमतें देखें, किसी ने भी इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए, बल्कि कर्ज़े अगर आप देखें, पूरा एक सिस्टम देखें किसके दौर में कितने बड़े, तो वो आपको हैरान कुन नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा जो कर्ज़े बढ़े वो पीटीआई के 3.5 साल में तकरीबन 23,000 अरब से ज़्यादा बढ़े। फिर जो ये 16 माह थे पीडीएम के, तकरीबन 11-12 ट्रिलियन इसमें इजाफा हुआ। तो ये, और इसके साथ स्टेट बैंक भी की जो पॉलिसी है वो भी समझ से बालातर है। पॉलिसी रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से कर्ज़े बढ़ रहे हैं। तो आपको अखराजात के लिए, अपने सोशल सेक्टर के लिए, आपको डिफेंस के लिए, आपको बाकी डेवलपमेंट के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं बच रहा, और तमाम जो खर्चे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए मज़ीद कर्ज लेने पड़ रहे हैं। तो सूरत हाल
इतनी अच्छी नहीं है इस हवाले से। ठीक है जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आबिद सुलहरी जो कि माहिर माशियात हैं वो भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बताइए ये जो कर्जे खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं ये पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए कितना कड़ा इम्तिहान हो सकते हैं? जी, ये ऑलरेडी कड़ा इम्तहान हो चुका है। जो पूरे साल हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे वो सारा अगर हम इन कर्जों की अदायगी में अदा कर दे तो तब भी हमें मजीद कर्ज लेना पड़ेगा इनके सूद और बाकी के कर्जे चुकाने के लिए। और ये सूरत हाल जो है ये अगले 3 सालों का अगर मैं थोड़ा सा जायजा लूँ तो आपकी एक्सपोर्ट, आपकी रेमिटेंसेस, ये सारी आमदनी मिला के उसके बावजूद हर साल अगले 3 सालों में पाकिस्तान को 25 से 28 अरब डॉलर जो है वो मजीद कर्जे चाहिए होंगे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगी इस रफ्तार से मामला जिंदगी को चलाने के लिए, जिसका सादा लफ्जों में यूँ कहा जा सकता है कि यूं ही ये वाला IMF का प्रोग्राम खत्म होगा मार्च में तो फौरी तौर पे आने वाली हुकूमत को, जो भी इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी, उसको IMF का एक अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करना होगा ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट से दूर रहे। जी तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जो हुकूमतें करती रही हैं, 3-4 हुकूमतें पिछली देखें, किसी ने भी इस सस्टेनेबल तरीके से इस आपके जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की, इसको मैनेजमेंट इसकी नहीं की, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। और अगर IMF के पास आप जिस तरह कह रहे हैं कि सूरत हाल भी नज़र आ रही है कि मार्च के बाद दोबारा जाना पड़ेगा, पहले ही IMF के जो 2 प्रोग्राम थे गुज़श्ता, उसकी वजह से इन्फ्लेशन और लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। अगर हम मज़ीद जाएंगे, और अभी भी आजकल भी डिस्कशन हो रही है IMF के साथ, IMF का डेलीगेशन इधर है, तो फिर ये आने वाली हुकूमतों के लिए सूरत हाल किस तरह आप देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो भी पार्टी या पार्टियां हुकूमत में आना चाहती हैं, एक तो उनको अपने जो वोटर्स के साथ वादे वहीद हैं वो बड़े हकीकत पसंदाना करने चाहिए। अगर ये वादे करेंगे कि बिजली के रेट पुराने आ जाएंगे, गैस के रेट पुराने हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें रिवर्ट हो जाएंगी अगर वो आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आती तो, या ये कि डॉलर जो है वो 100-125 रुपये पे चला जाएगा, तो ये सारे वो वादे हैं जो कि पूरे नहीं होंगे और ये बैकलैश करेंगे। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी इस वक्त पार्टियां और सारी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही होती हैं वो अपने आप को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहलाती हैं। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग इन सबको एक रोड मैप देना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि जो चीज़ें हमें करना पड़ेंगी इस बैरूनी कर्जों को नीचे लाने के लिए, और जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो कि एक आम शहरी के घर का चूल्हा चलाने के लिए लाजमी है, उसमें बैलेंस कैसे लेके आएंगी। उनको ये रोड मैप देना होगा कि वो टारगेटेड सब्सिडीज जो हैं उनको कैसे रोल आउट करेंगी, उसकी टारगेटिंग कैसे होगी और कहाँ से अखराजात बचा के उन सब्सिडीज के लिए रकम जो है वो मुहैया की जाएगी। और उनको ये भी देखना होगा कि ये जो पाई है ओवरऑल इकोनॉमी, इसका साइज कैसे बढ़ाया जाएगा, टैक्स बेस कैसे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, सारा बोझ उन पर ना लादा जाए। तो ये एक इम्तहान है आवाम का तो है ही है, लेकिन आने वाली जो भी हुकूमत होगी जो उसके लिए भी बड़ा कड़ा इम्तहान होगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि टाइट करना पड़ेगा, चीज़ों को टैक्स रिवाइज करने पड़ेंगे, दायरा कार बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बताएं, रेवेन्यू में आपका 26% 30% तक इंक्रीज़ है। आप एक्सपेंडिचर साइड पर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ बात कोई नहीं करता कि एक्सपेंडिचर किधर आप कट करें। 18 अमेंडमेंट के बाद आपको 50 वजारतों की 50 डिवीज़नों की ज़रूरत है। आपके यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में एक वजारत के पास जितनी सरकारी गाड़ियाँ उतनी बरतानिया की पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास नहीं होती। तो एक्सपेंडिचर पर आप क्या समझते हैं कि ये कट करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? एक्सपेंडिचर भी अपने कट करने चाहिए ना इनको। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप टारगेटेड सब्सिडी के लिए रकम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैंने एक फिक्रा कहा कि आप रकम कहाँ से मुहैया करेंगे, तो रकम आपको एक्सपेंडिचर कट करके ही मुहैया होगी। हमने देखा कि जो आपकी पूरे साल का टैक्स रेवेन्यू है, जो भी कलेक्शन होगी, वो तो कर्जों की अदायगी में चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि बाकी हर काम जो है वो आपको उधार लेके करना है, और अगर आप कम उधार लेना चाह रहे हैं तो आपको अपने अखराजात में कमी करनी है। और उस अखराजात में कमी के लिए एक तो फेडरल गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करने हैं, दूसरा हमें
एनएफसी अवार्ड की जो क्राइटेरिया है फार्मूला, उसमें ये ऐड करना चाहिए कि सूबे जो हैं वो अपना रेवेन्यू मजीद बढ़ाएं ताकि सूबे जो हैं वो खसारे का बजट ना दे सके। यानी इस वक्त तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है ना, एक तरफ वफाकी हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ सूबे जो हैं वो 57.5% शेयर लेके उसके बावजूद वो आपको लॉसेस का बजट दे रहे हैं, और उनके लॉसेस भी जो है वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को डेंट डाल रहे हैं। तो सूबों को ये तरजीह देनी चाहिए। यानी अगर एग्रीकल्चर पे हम इसलिए बात नहीं कर सकते या प्रॉपर्टी पे इसलिए बात नहीं करते कि ये सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर सूबों को हमें कहना चाहिए कि सूबे जो है वो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में एफर्ट करें, और जो सूबा जितना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर ले उसको उतना ज़्यादा शेयर दिया जाए एनएफसी अवार्ड में। तो हमें थोड़ा सा इस फार्मूले को भी ठीक करना पड़ेगा कि सूबे जो है उनमें ये इंसेंटिव आए कि उनको अपना रेवेन्यू खुद से जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तो काफ़ी अरसे से आईएमएफ भी कह रहा है और फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है और इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। आपसे आखिरी एक सवाल ये है कि आईएमएफ की जो टीम है यहाँ आई हुई है, जो रिव्यू हो रहा है, जिस रिव्यू अगर कामयाब होता है तो $710 मिलियन की किस्त मिलनी है पाकिस्तान को, और कल से बड़े क्रूशल टाक शुरू होने हैं जो पॉलिसी लेवल के दो तीन दिन जारी रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इन पॉलिसी लेवल के टाक्स में या जो ये रिव्यू है इससे कोई और आप समझते हैं ऐसा बोझ आएगा पब्लिक पर जो इस आईएमएफ की रिव्यू को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है? इस वक्त जो सेकंड ट्रांच है वो तो उसके रिलीज में कोई मेजर डिफिकल्टी नहीं देख रहा। पाकिस्तान तकरीबन तमाम शराइत पूरी किए बैठा है सिवाय एक के, और वो है कि हम आईएमएफ के अलावा जो हमने कर्जे लेने थे जिसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहा जाता है, वहाँ पे शॉर्टफॉल है, और वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल मिडल ईस्ट की जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसकी वजह से है कि आपके जो मिडल ईस्ट के दोस्त ममालिक थे उनकी तरफ से जो रोल ओवर आने हैं या जो डेफर्ड पेमेंट पे तेल के जो मुआहदे थे उनमें ताखीर हो रही है, और जाहिर है कि इस वक्त वहाँ पे जो एक अर्जेंसी है उसमें आपकी ये दरखास्तें उनको उन हुकूमतों को ये एक फिक्री कितना गैप है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में जिसको फिल करना है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग? ये नंबर जो है ये इस वक्त जो टेक्निकल डिस्कशन है उसमें फाइनल होके आ रहे होंगे, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल किया। जैसा कि आपने देखा कि पीएसडीपी की जो रिलीजेस थी वो बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे वो बिल्कुल रोक दिए गए, और सिर्फ आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा रहे। बहुत सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करना चाहते थे लेकिन हस्बे मामूल दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम थी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बहुत सारे नए मौज़ूआत, बहुत सारे नए तज्ज़िये और बहुत सारे नए तबसरे लेकर रेड जोन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।